गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री साई महाविद्यालय सीधी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, इस कोरोना काल में ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल पा रही, जिसकी वजह से आप सभी को ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। मेरा नाम शिवेंद्र सिंह चौहान है, जो कि मैं आपको अकाउंट्स और मैनेजमेंट ग्रुप की क्लासेस दूंगा। अभी हम आज शुरुआत करते हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में अकाउंट ग्रुप में फाइनेंशियल अकाउंटेंसी की, जिसका पहला चैप्टर जिसका नाम है लेखांकन का अर्थ एवं लेखांकन के क्षेत्र। लेखांकन का अर्थ और लेखांकन के क्षेत्र यह एक महत्वपूर्ण विषय है। भाई, आज की स्थिति में या फिर आज के परिवेश में हम कोई भी व्यवसाय करते हैं या फिर किसी भी क्षेत्र में हम किसी भी प्रकार का लेन देन या आवाजाही इस तरह की कोई प्रतिक्रियाएं करते हैं, उसके लिए हमें लेखांकन बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। अब लेखांकन को समझते हैं। जैसा कि आप सुन रहे हैं लेखांकन, लेखांकन में क्या होता है? लेख और अंकन, यानी अंकों में जब लिखा जाता है उसको हम लेखांकन बोलते हैं। ठीक, लेखांकन में बहुत सारी चीजें होती हैं और लेखांकन किसी भी प्रकार के व्यवसाय को इतना सुविधाजनक बना देता है, इतना सरल बना देता है, जिससे हम आसानी से किसी भी प्रकार की लेख संबंधी व्यावसायिक गतिविधियां जो होती हैं उनको सरलता के साथ पूर्ण कर लेते हैं। अब आते हैं हम लेखांकन के अर्थ में। लेखांकन का अर्थ क्या है? तो आपको हम बताते हैं स्मिथ और एशबर्न ने लेखांकन को किस तरह से परिभाषित किया है। लेखांकन मुख्यतः वित्तीय स्वभाव वाले व्यावसायिक व्यवहारों यानी जो व्यवसाय में हम कार्य करते हैं और घटनाओं के लिखने एवं वर्गीकरण करने का विज्ञान है, और इन व्यवहारों व घटनाओं का महत्वपूर्ण सारांश, यानी इन व्यावसायिक व्यवहारों और घटनाओं का जो महत्वपूर्ण सारांश है उसका अर्थ है ना, बनाने और उसको विश्लेषण करने, उनकी व्याख्या करने और परिणामों को उन व्यक्तियों तक पहुंचाने की एक कला मानी जाती है, जिन्हें उनके आधार पर निर्णय लेने हैं। अब लेखांकन में आपने जैसा कि सुना कि व्यावसायिक व्यवहार, घटनाएं, व्याख्याएं, विश्लेषण, ये सारी चीजें एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में लेखांकन से संबंधित प्रक्रियाओं में उपयोग में लाई जाती है। ठीक, अब इसी लेखांकन के अंतर्गत कुछ चीजें ऐसी आती हैं जिनकी जानकारी रखना आपको अनिवार्य है। आप हो सकेगा तो नोट डाउन भी कर लीजिएगा, है ना। एक्चुअली क्या है कि लेखांकन के अंतर्गत पुस्तपालन आता है। पुस्तपालन, अब आपको नाम से स्पष्ट होता होगा, पुस्तपालन यानी एक ऐसी पुस्तक का पालन करते रहना या फिर ऐसी पुस्तक का अपने पास में विवरण बना करके रखना जिसमें हम हर प्रकार के विवरण दे सके, चाहे लेन देन के विवरण हो, चाहे किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियां हों, है ना। वो सारी चीजें पुस्तपालन में सम्मिलित हो जाती हैं। आपको नहीं पता होगा, मैं बता देता हूं कि पुस्तपालन के जो जन्मदाता है ना, लुकास पेसियोली जो है पुस्तपालन के जो लेखांकन के अंतर्गत आती है, अकाउंट के अंतर्गत आती है ना। लुकास पेसियोली उसके क्या है? जन्मदाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे पुस्तपालन का अर्थ समझते हैं। क्या पुस्तपालन क्या है? पुस्तपालन यानी बुक कीपिंग, ठीक है। पुस्तपालन एक प्रॉपर पुस्तक बना करके रखना या कॉपी बना करके रखना। जैसे आप लोग भी घर में जैसे कोई कार्यक्रम होता होगा या फिर नॉर्मली जनरली क्या होता है कि हर किसी के घर में महीने में किराने के सामान या जनरल
स्टोर्स के कुछ सामान या फिर हम मार्केट से जो खरीदते हैं तो उसकी हम सूची बनाते हैं। तो सूची हम जैसे मान लीजिए हम किराने की दुकान में गए, किराने की दुकान में तरह तरह की चीजें खरीदते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसी चीजें हो गई, तेल हो गया, टूथपेस्ट हो गया, नमकीन हो गए, बिस्किट हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम क्या करते हैं कि यदि हमने नमकीन ली तो नमकीन लिखने के बाद में हम उसके बगल में उसका ब्रांड लिख देते हैं, ब्रांड लिखने के बाद में हम उसका प्राइस लिख देते हैं। यदि हम साबुन लेते हैं तो साबुन में भी वही प्रक्रिया चलाते हैं। देन पहले साबुन का नाम लिखेंगे, है ना, साबुन लिखेंगे, कितनी साबुन है, साबुन की ब्रांड लिखेंगे, क्वांटिटी डालेंगे और देन अमाउंट डालेंगे। और धीरे धीरे इसी तरह की सूची हम बनाते हैं अपनी सुविधा के लिए कि हमको एक प्रॉपर हिसाब मिल जाए। तो वो पुस्तपालन के अंतर्गत आता है, वो लेखांकन के अंतर्गत आता है ना। हमने एक प्रॉपर कॉपी में, एक प्रॉपर नोटबुक में जो हमारा हिसाब बना था, जो हमने सामान लिए हैं, उसका हम क्या करते हैं, विवरण उसमें डालते हैं। और उस विवरण को डालने से हमें ये सुविधा हो जाती है कि हमारे पास में एक एग्जैक्ट डेटा आ जाता है कि हमारे पास में यदि 2000 रुपए थे तो हमने मान लो अगर 1650 रुपए खर्चे किए हैं तो ये 1650 रुपए हमने कहां पर खर्चे किए, ठीक है। तो पुस्तपालन के अर्थ में भी थोड़ा सा आते हैं कि किसी भी राइटर के द्वारा जब हम कोई अर्थ देखते हैं किसी भी चीज का तो उसमें एक अलग परिभाषा मिलती है ना, जो साइंटिफिक परिभाषा होती है, ठीक है। तो R.N. कार्टर के अनुसार, जो कि बहुत ही महान लेखक हैं, R.N. कार्टर के अनुसार पुस्तपालन हिसाब की पुस्तकों में, यानी जो पुस्तपालन है हिसाब की पुस्तकों में, जैसा कि अभी हमने आपसे बताया था हिसाब करने के लिए हिसाब की पुस्तकों में मुद्रा और माल, जैसा कि अभी हमने बताया था आपको कि हमने साबुन लिखा, देन उसका मुद्रा लिखा, ठीक है, तेल लिखा, मुद्रा लिखा, ठीक। तो यानी मुद्रा अथवा माल के हस्तांतरण से संबंधित सभी व्यापारिक सौदों के अभिलेखन की क्या होती है, कला होती है और विज्ञान होती है, यानी कला विज्ञान दोनों है। भाई सारी चीजें क्या होती है, आपने देखा होगा कि जो चीजें कला से संबंधित है मोस्टली विज्ञान से ही संबंधित होती है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक है, ठीक है। तो अब आपको इसके आगे हम बताते हैं कि पुस्तपालन और लेखांकन, इन दोनों में भी एक गहरा संबंध है। इन दोनों में एक गहरा संबंध ऐसा है कि भाई पुस्तपालन और लेखांकन ये दोनों भी एक दूसरे के परस्पर पूरक टाइप के हैं, है ना। लेखांकन बिना पुस्तपालन के या फिर पुस्तपालन बिना पुस्तपालन में लेखांकन ना इन्वॉल्व हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम थोड़ी सी बात करेंगे आपसे, कुछ डिफरेंसेस होते हैं, हल्के कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं, पुस्तपालन में कुछ अलग चीजें और लेखांकन में भी कुछ अलग चीजें, लेकिन ये एक दूसरे के पूरक जरूर है। तो पहली बात आ जाती है कि लेन देन। तो पुस्तपालन में लेन देन क्या होता है, व्यापारिक लेन देनों को प्रारंभिक पुस्तकों में लिखते हैं, यानी जो व्यापारिक लेन देन है तो उसको क्या करते हैं अपन, प्रारंभिक पुस्तकों में लिखते हैं, ऐसा पुस्तपालन में होता है। लेकिन वहीं पे लेखांकन में क्या होता है, लेखांकन में इसमें लेन देनों की प्रारंभिक पुस्तकों में की गई प्रविष्टियों की, जो प्रारंभिक पुस्तकों में प्रविष्टियां की गई हैं, इट मींस एंट्री की गई है, उसकी जांच लेखाकर्म में या लेखांकन में की जाती है। फिर दूसरी चीज आती है खतौनी। तो खतौनी में पुस्तपालन में क्या होता है, जर्नल या इसकी सहायक पुस्तकों में संबंधित खाता बही में खतौनी करते हैं। खतौनी का तात्पर्य आप नाम से, क्योंकि अगर आप कॉमर्स अच्छे से पढ़ाई की होंगी तो आपको खतौनी पता होगा, नहीं पता है तो हिंदी चूंकि वर्ड ऐसा हो जाता है कि हिंदी उसकी नहीं आती, लेकिन इंग्लिश बोल दो तो समझ में आएगा। खतौनी का मतलब होता है पोस्टिंग। अब पोस्टिंग से तात्पर्य आपने आप समझ गए होंगे कि पोस्टिंग, जैसे एक डाक होता है तो डाक क्या करता है, पोस्ट करता है। तो उस पोस्ट में कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं वो आप लोग जान चुके होंगे, है ना। तो ये क्या करते हैं, खतौनी करते हैं, ठीक। और लेखाकर्म में क्या होता है, इसमें पोस्टिंग की जांच की जाती है, यानी जब खतौनी हो जाती है, ठीक है, यानी पुस्तपालन में जब खतौनी की जा चुकी उसके बाद में उस खतौनी की जो जांच होती है ना, इंस्पेक्शंस होते हैं, वो लेखाकर्म में होते हैं। फिर है टोटल और रिमाइंडर, यानी योग और शेष। योग और शेष से मतलब समझ रहे हो आप कि जो योग होता है यानी पूरा मिला के, जैसे हमें
20 लिखा, 30, 40, 50, तो इसका पूरा हम जब जोड़ देंगे, है ना, तो वो टोटल आ जाएगा। ठीक, और शेष क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2000 रुपए थे, ठीक है, हमने 1650 रुपए माइनस कर दिए, ठीक है, और जो बच रहा है वो क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा। तो अब पुस्तपालन में योग शेष क्या बातें हैं और लेखाकर में क्या डिफरेंसेस है दोनों में, देखते हैं। तो इसमें जर्नल एवं खाता बही पुस्तपालन के लिए है, इसमें जर्नल एवं खाता बही का योग लगाया जाता है, ठीक है, तथा विभिन्न खातों के शेषों को निकाला जाता है, यानी जो तमाम प्रकार के जो खाते होते हैं उनके शेष को निकाला जाता है, ठीक है। और इसी प्रकार से इसमें क्या होता है, इसमें खातों के जो शेष है ना, लेखाकार में क्या होता है, सिर्फ खातों के शेष को बनाया जाता है, यानी जो बैलेंस शीट बनी है या फिर जो खाता बना है, जो खाता बही बनी है ना, तो उसमें अपन क्या करते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ शेष को बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह से कार्य की सरलता के लिए बोला गया है कि पुस्तपालन में क्या होता है, यह कार्य बहुत ही सरल होता है। पुस्तपालन जो है तो बहुत ही इजी होता है, सरलता होती है। और लेखाकर्म में क्या होता है, लेखाकर्म पुस्तपालन की अपेक्षा जो होता है, यानी लेखाकर्म और पुस्तपालन एक तरफ से देखा जाए तो हम इतना मान सकते हैं कि पुस्तपालन जो है तो वो क्या हो जाएगा, पुस्तपालन सरल है ना, लेकिन लेखांकन क्या है, लेखाकर्म क्या है, लेखाकर्म इसकी अपेक्षा थोड़ा सा क्या है, कठिन, ठीक, लेखाकर्म थोड़ा पुस्तपालन की अपेक्षा कठिन, ठीक है। तो ये बात हो गई हम लोगों की अंतर, पुस्तपालन और लेखांकन के बीच के अंतर, ठीक है। अब अपन आते हैं लेखांकन की विशेषताओं। लेखांकन की विशेषताएं, जैसा कि हमने शुरू में ही आपसे बात की कि किसी भी प्रकार के व्यवसायिक व्यवहारों, घटनाओं और तमाम प्रकार की सूचियों, है ना, इन सारी चीजों का हम उसमें लेखांकन वगैरह करते हैं, तो हमें सुविधा होती है हर एक चीज जानकारी पाने के लिए। अच्छा, एक चीज और आपको बताना चाहेंगे, आप जब कभी भी पढ़ाई करिएगा तो जो आप राइटर के परिभाषाओं को पढ़ते हैं, उन राइटर के परिभाषाओं को यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको जो विशेषताएं हैं जिस मैटर पे, जैसे हम लेखांकन की बात कर रहे हैं, तो लेखांकन की परिभाषा अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको लेखांकन की परिभाषा में ही 5-6 लेखांकन की विशेषताएं आपको बाई हेडिंग मिल जाएंगी, यदि आप ध्यान से देखते हो तब, ठीक है। तो अभी हम विशेषताओं की बात करते हैं। तो विशेषताओं में ऐसी विशेषताएं हैं जो कि हम आपको ऑलरेडी परिभाषित करवा चुके हैं या फिर हम आपको समझा चुके हैं। तो पहला आता है लेखांकन की विशेषताओं में, लेखांकन व्यावसायिक सौदों के लिखने, बात हुई थी पहले भी, व्यावसायिक सौदों को, जो व्यावसायिक सौदे होते हैं उनको लिखना और उनको वर्गीकृत करना, ठीक है, ये होती है विशेषता, ठीक। तो अब इसको अपन समझते हैं, क्या समझेंगे, कैसे समझेंगे कि वर्गीकृत कैसे करते हैं और लिखते कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि किसी घर में यदि शादी ब्याह होता है, तो शादी ब्याह होते टाइम क्या होता है कि भाई कपड़ा लेने जाते हैं हम कपड़े की दुकान में, ठीक है, कपड़े की दुकान में हम कपड़ा लेने जाएंगे, किराने का सामान कहाँ लेने जाएंगे, किराने की दुकान में जाएंगे, किराना स्टोर, ठीक है। वहीं अगर हमें गल्ला लेना है, अनाज लेना है, ठीक है, तो अनाज लेने के लिए हम कहाँ जाएंगे, अनाज की दुकान में, ठीक है। वहीं हमको दूध, पनीर, दही, मठा, ये सब चीजें चाहिए होती है, खोआ चाहिए होता है, तो हम कहाँ जाते हैं, डेयरी जाते हैं, ठीक है। तो अब हम यहां से, जैसे मान लीजिए डेयरी से हमने दूध लाया, दही लाई, है ना, मठा लाया, तो इसका हम अलग बनाए, ये वर्गीकरण हुआ, ये वर्गीकरण है, ठीक है ना। ये दूध का मटेरियल अलग जगह पे लिखेंगे, गल्ला या अनाज जो हम, जैसे दाल हो गया, चावल हो गया, गेहूं हो गया, मसूर हो गया, बहुत सारी चीजें होती है अनाज में भी, तो उनका जो लाएंगे हम, तो वो अलग वर्गीकरण करके लिखेंगे, यानी अलग जगह पे लिखेंगे। फिर किराने का जो सामान है, तो जो कि किराने का सामान भी अलग होता है, तो किराने का जो सामान लाएंगे तो उसको अलग वर्गीकृत करके लिखेंगे। कपड़ा, कपड़े की दुकान से जो लेकर के आएंगे तो कपड़े भी जो लेकर के आएंगे वो भी अलग तरीके से लेकर के रखेंगे, मतलब वर्गीकृत करेंगे।
तो पहले का मतलब सिर्फ इतना है कि लेखांकन की विशेषताओं में जो व्यावसायिक सौदे लिखने वाले और उनका वर्गीकरण करना है ना, इनकी ये पहली महत्वपूर्ण विशेषता है लेखांकन की। दूसरा नंबर आता है ये लेन देन पूर्ण या आंशिक रूप से वित्तीय प्रवृत्ति होते हैं। अब वित्तीय आप लोग जानते होंगे क्योंकि कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो तो वित्त यानी एक तरह से क्या है, वित्त मतलब हम पैसे से संबंधित बात है वित्त, ठीक है ना। किसी भी व्यवसायिक व्यवहार के लिए वित्त का होना अनिवार्य है। बिना वित्त के आप किसी भी प्रकार का व्यवसायिक व्यवहार नहीं कर सकते। अब वित्त भी दो तरह से अपन प्रोवाइड कराते हैं, या तो तुरंत हम पैसे दे करके, तुरंत रुपए दे करके हम काम करवाते हैं, या तो हम उसको उधार करते हैं और 2-3 दिन बाद देते हैं, या महीने 2 महीने बाद ऐसा करके अपन करते हैं। लेकिन वित्त दोनों में लगता है, उसमें वित्त तुरंत मिलता है ना, कैश करते हैं तुरंत करते हैं तो, और जो उधार वाला होता है उसमें कुछ समय बाद करते हैं। तो लेखांकन में भी अब अकाउंटेंसी, पूरे अकाउंटेंसी में आपको ये भी वित्तीय यानी वित्त ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक। तीसरा है सौदे मुद्रा में व्यक्त किए जाते हैं। वही बात ही चल रही थी, अभी वही बात ही कर रहे हैं कि यानी जितने भी सौदे हैं वो सारे काहे में होंगी, मुद्राओं में होंगी। अब देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मुद्राओं में बोल रहा है तो मुद्राओं में सिर्फ और सिर्फ रुपए पैसे ही नहीं आते। मुद्राओं में क्या आ जाती है, रुपए पैसे के साथ साथ में आप कभी कभी जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, इसके बदले में भी सामान लेते हो। फिर आपने सुना होगा कि क्या बोलते हैं, कभी क्या होता है कि जैसे जिसके पास बहुत सारा चावल है, ठीक है, तो ये व्यक्ति चावल लेकर के सामने वाले से गेहूं खरीदता है, ठीक। तो इस तरह का भी विनिमय होता है, उसमें मुद्रा नहीं लगी होती है, तो ये मुद्रा विनिमय नहीं होगा, ये हो जाएगा सामग्री विनिमय हो जाएगा, ठीक है। कि मुद्रा विनिमय में आप सोने चांदी दे करके भी आप सौदा कर सकते हैं, ठीक है। बहुत लोग किया करते थे, पहले के जमाने में लोग किया करते थे, आज भी कुछ लोग करते हैं, है ना, आज भी कुछ लोग करते हैं, ठीक है। फिर इसमें सारांश लिखने, विश्लेषण और निर्वचन करने की कला होती है। निर्वचन करने की कला मतलब किसी भी व्यवसायिक व्यवहार को कि वह व्यवसायिक व्यवहार हमारे लिए उचित है कि अनुचित है, उसका निर्वाचन करना, ठीक है ना, उसका चुनाव करना या उसे चुनना, है ना, इसकी कला होती है। इसमें विश्लेषण होता है। भाई विश्लेषण कहने का मतलब आपने ये चीज देखा तो ये अगर एक एक अलग अलग चीजें बताएंगे अपन तो क्या होगा, विश्लेषण हो जाएगा, ठीक है। इसकी अंतिम जो विशेषता है तो विश्लेषण एवं निर्वचन की सूचना उन व्यक्तियों को दी जाती है जिन्हें इनके आधार पर निष्कर्ष और परिणाम निकालने के निर्णय पे संबंध, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा कि जो व्यक्ति अथराइज है, यानी उस पर आधिकारिक क्या है, आधिपत्य है, उसी व्यक्ति को इसकी जानकारी प्रोवाइड की जाती है ना, और वही इस चीज पे निर्णय लेता है। ओके, तो अपन अभी क्या क्या बात कर चुके, अपन ने बात किया पुस्तपालन के जन्मदाता, और बात की लेखांकन का अर्थ, पुस्तपालन के बारे में बताया गया, लेखांकन और पुस्तपालन में अंतर बताया गया, आपको लेखांकन की विशेषताएं बताई गई। अब अपन आते हैं लेखांकन के उद्देश्य, ठीक है। और एक चीज आप लोग और ध्यान में रखिएगा कि आपको ये जो वीडियोस प्रोवाइड कराई जा रही हैं ऑनलाइन, तो ये यूट्यूब पे ऑनलाइन प्रोवाइड कराई जाएंगी, और जिस चैनल के माध्यम से आपको ये यूट्यूब में मिलता है वीडियोस पढ़ने को, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। शेयर की बटन दबा लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सर्च करने की फिर बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला जो वीडियो आएगा वो वीडियो आपके पास में ऑलरेडी शो करने लगेगा आपके नोटिफिकेशन में, तो आपको बहुत ज्यादा सर्च करने की फिर बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
अब आते हैं अपन लेखांकन के उद्देश्य में। अब लेखांकन के कुछ उद्देश्य भी हैं। हर किसी का उद्देश्य होता है, कोई भी व्यक्ति एमलेस नहीं होता है, ठीक है। यानी आप सभी भी भविष्य में कुछ ना कुछ करने के उद्देश्य से ही पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं या फिर खेती पाती कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो हर एक व्यक्ति का लक्ष्य होता है, उसी प्रकार से एक उद्देश्य होता है, उसी प्रकार से लेखांकन का भी एक उद्देश्य है। तो लेखांकन के कुछ उद्देश्य हैं, जिसमें पहला उद्देश्य है व्यावसायिक लेन देनों का नियमित व सुव्यवस्थित ढंग से पूर्ण लेखा करना। अब आप बात को समझिएगा कि आप कोई भी काम करते हैं, जब स्पेशली आप जब किसी भी प्रकार का सामान खरीदने जाते हैं तो पहले आप बजट बनाते हैं, ठीक है। बजट बनाते हैं और उस बजट के हिसाब से आप सामान लेते हैं, ठीक। और सामान लेकर के आप उसको अपने पास व्यवस्थित हिसाब किताब रखते हैं। तो इसमें यही चीज बोला जा रहा है कि हमने कितना किससे लिया, कितना किसको दिया, कहां पर दिया, किस सामान के लिए दिया, किस कार्य के लिए दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। तो इनमें सभी लेन देनों का, सभी प्रकार के लेन देनों का नियमित और सुव्यवस्थित तरीके से लेखा किया जाता है। इसके बाद आता है सेकंड नंबर आता है शुद्ध लाभ हानि का निर्धारण। अब शुद्ध लाभ हानि का मतलब आप समझ रहे होंगे, शुद्ध यानी प्योर, बिल्कुल, यानी आपको क्लियरली पता हो कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है, देन हमारा लॉस कितना हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप 100 रुपए का मटका बनाते हो, ठीक है, तो 100 रुपए का मटका जब आपने लागत का बनाया तो 100 में से अगर आपने 120 रुपए कमाए तो आपने कितना लगाया, आपने लगाया 100 रुपए, कमाए आपने 120 रुपए, तो आपका प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट आपका हो जाएगा कितना, मात्र 20 रुपए। तो ये प्रॉफिट हो जाएगा। यहीं पे यदि आपने 100 रुपए का बनाया हुआ है, ठीक है, यही 100 रुपए लागत है मटके की, लेकिन आपने अगर 80 रुपए में बेचा है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा 20 रुपीज का। तो इसमें लाभ हानि का बिल्कुल क्लियर निर्धारण रहता है, ठीक है। फिर तीसरी उद्देश्य आ जाती है व्यवसाय की वित्तीय स्थिति की जानकारी। अब देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है ना भाई। हम किसी भी प्रकार के जब व्यवसाय करते हैं, ठीक, या फिर व्यवसाय करने जा रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें यदि एक चाय की टपरी ही खोलनी तो हमें हमारे वित्तीय स्थिति की जानकारी पूर्णतः होनी चाहिए कि यदि 10,000 की जरूरत है तो हमारे पास में 10,000 रुपए होने चाहिए। ये हुई बात पहले की। अब दूसरी बात हुई कि जब रन करता रहता है कोई बिजनेस, यानी जो बिजनेस चलता रहता है उसको 1-2 साल हो जाते हैं, तो उसको अपने वित्त की हर समय जानकारी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कब कहां पे, चूंकि यदि कोई भी व्यक्ति व्यवसाय करता है तो नो डाउट वो कहीं से खरीदता है फिर दूसरे को बेचता है, कहीं ना कहीं से वो लेता जरूर है, चाहे छोटे व्यापारी हो चाहे बड़े व्यापारी हो, ठीक है ना। जैसे जो थोक विक्रेता होते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके सामान बेचते हैं, फुटकर विक्रेता जो होते हैं तो ज्यादा सामान, लेकिन फुटकर विक्रेता भी कहीं खरीदता होगा ना। फुटकर विक्रेता कहां से खरीदता होगा? फुटकर विक्रेता डायरेक्ट फैक्ट्री से खरीदता होगा। फैक्ट्री भी कहीं से खरीदती होगी, कुछ कच्चा माल खरीदती है अलग अलग जगह से, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, ये प्रक्रिया चलती रहती है लेन देन की, खरीद की और बिक्री की, ठीक है। तो अपने व्यवसाय में वित्तीय स्थिति की जानकारी होना अनिवार्य हो जाता है। अब आते हैं अपन चौथे में, चौथा नंबर है आर्थिक नियमों के लिए सूचना प्रदान करना। अब कुछ आर्थिक नियम भी लगते हैं। आर्थिक से तात्पर्य आप लोग समझ रहे होंगे, आर्थिक यानी अर्थ, अर्थ यानी डायरेक्ट आ जाता है रुपए पैसे से संबंध आ जाता है, ठीक है। अर्थ यानी आर्थिक निर्णयों के लिए सूचना प्रदान करना, यानी जो आर्थिक निर्णय होते हैं कि हमको अपने पैसे को कहां पे यूज करना। जैसे हमने अभी चाय की टपरी की बात की, तो हम अपने पैसे को कहां कहां किस लिए कितने में, है ना, यूज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमको डेली दूध लेना है 10 किलो, ठीक है, 10 केजी हमको यदि दूध लेना है डेली, तो हम हर दिन के हिसाब से 10 किलो का 1,000 रुपए अपने पास में सेव किए रहे, तब तो हमारा हर दिन हमारे पास में जब 1,000 रुपए रहेंगे तब हम दूध अपने पास मंगवा पाएंगे और
डेली हम अपना बिजनेस चला पाएंगे। ठीक है। फिर दूसरा है कि हमें गैस सिलेंडर में क्या खर्च करना है, कितना खर्च करना है। तो जैसे गैस के लिए हो गया मान लीजिए 700 रुपए, ठीक है। तो इस तरह फिर इसी तरह है अपन जैसे कप प्लेट वगैरह हो गया, तो उसमें जो खर्च करेंगे, तो एक हम उसकी एक क्राइटेरिया बनाते हैं, ठीक है। और उस क्राइटेरिया के अंदर हम अपने आर्थिक निर्णयों को सुचारू रूप तरीके से चलाते हैं। सॉरी। फिर है व्यवसाय के हित रखने वाले पक्षों को सूचनाएं देना। तो व्यवसाय के जो हित रखने वाले पक्ष होते हैं, हित रखने वाले पक्ष आप समझ रहे होंगे, हित रखने वाले पक्ष होते हैं, खुद व्यवसायी होता है, खुद व्यवसायी को सलाह देने वाला होता है और खुद व्यवसायी का ग्राहक होता है, ठीक है। तो उनको सही प्रकार की सूचना प्रदान करना भी इसी के अंतर्गत आता है। फॉर एग्जाम्पल कि एक चाय 10 रुपए की आती है, ठीक, तो उस चाय को हम 10 रुपए में ही बेचें, ठीक है। यदि बगल में, उसी के बगल में इधर उधर और सेम चाय है और वो 15 में बेचता है, वो 10 में बेचता है, तो फिर वो कहीं ना कहीं सूचना का हमें आदान प्रदान करना अनिवार्य हो जाता है, ठीक है। तो सूचनाओं को, हित रखने वाले पक्षों को सूचनाएं आवश्यक हो जाती है देना। लास्ट आता है कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करना। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि किसी भी प्रकार के व्यवसाय को चलाने के लिए या प्रारंभ करने के लिए या फिर निरंतर चलाते रहने के लिए कानूनी कुछ निर्णय भी लिए जाते हैं, कानूनी आवश्यकताओं की भी पूर्ति की जाती है। किसी भी दुकान, चाहे आप एक गोमती खोलते हो, चाहे आप ठेला डालते हो, चाहे आप दुकान डालते हो, चाहे शोरूम डालते हो, है ना, चाहे होटल डालते हो, चाहे मोटल डालते हो आप, है ना, उन सभी के लिए आपको क्या करना होता है, गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन बनवाना पड़ता है। जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं बनवाते हो तो आपकी दुकान अथराइज्ड या रजिस्टर्ड नहीं रहती है, वो इनलीगल होती है, जिसमें आपको नुकसान हो सकता है फ्यूचर में, है ना, सजा। इसमें ऐसा करने पर, अनलीगल करने पर, रजिस्ट्रेशन ना करवाने पर, दुकान चलाने पर क्या हो जाता है, आपको जेल भी हो सकती है, आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये हुई बातें हमारी लेखांकन के उद्देश्यों की। अब लेखांकन का नया क्वेश्चन आता है, लेखांकन की प्रक्रिया। अब लेखांकन की कुछ प्रक्रियाएं भी हैं। लेखांकन की प्रक्रिया इस प्रकार की है जिसमें वही बातें फिर से आएंगी, कुछ बातें रिपीट होंगी। वित्तीय लेन देन आएंगे, वित्तीय लेन देन की पहचान हो जाती है, लेन देनों का अभिलेखन और प्रारंभिक लेखा होता है, ठीक है। फिर लेन देन का वर्गीकरण, जैसा कि अभी हमने बताया था, कपड़ा, दूध वाला, किराने वाला, है ना, सॉरी, वर्गीकरण हो जाता है। शेष या बाकी निकालना, जो शेष है और जो बाकी है उनको निकालना।